अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक बार फिर वॉल्यूम्स के हवाले से हम बात करें तो सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक प्रिवेल होते हुए दिखाई दिए। 826 मिलियंस का काम आज की मार्केट में देखा गया, यानी कि 4 ईयर्स हाई वॉल्यूम्स आज स्पेसिफिकली जनरेट होते हुए दिखाई दिए। अगेन मार्केट के अंदर वही सेंटिमेंट्स प्रिवेल हो रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस की तरफ इशारे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी बाइंग देखी गई। और अगर हम बात करें ओवरऑल दूसरे स्क्रिप्ट की, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया और सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, तो यहाँ भी काफी हद तक तेजी देखी गई। लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट सेगमेंट। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हुए मार्केट 39,882.78 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 40,422.83, लोअर वाज 39,882.78 एंड फाइनली क्लोजर 40,166.12 का, यानी कि 40,000 का लेवल जो है वो हमने साइकोलॉजिकल बैरियर अचीव किया, सस्टेन किया एंड फाइनली चेंज रहा 283.34 का इजाफा। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 826.80 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। जैसे मैंने कहा कि 4 इयर्स हाई दिखाई देते हैं, ये काफ़ी हद तक आज की मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। 324.87 का जो है वो इजाफा देखा गया आज के मार्केट में। वैल्यू रही 24.34 बिलियन रुपीज़। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.42 के इजाफे के साथ। 1.43 पे क्लोजर। 242.81 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पावर सीमेंट सेकंड स्कोर पे 0.34 का इजाफा देखा गया। 10.07 पे क्लोजर। 45.33 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। लास्टली मैपल लीफ सीमेंट, यानी कि दो स्क्रिप्ट्स आ गए सीमेंट सेक्टर के यहाँ पर। 1.07 का इजाफा। 36.10 पे क्लोजर। 38.74 का कारोबार रहा। WTL में वॉल्यूम लीडर्स होने के साथ साथ काफी ज्यादा तेजी देखी गई है। इट मींस के ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफी हद तक अच्छे डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। और स्क्रिप्ट वाइज परफॉर्मेंस के हवाले से अगर कहें तो काफी इसका जो एक पार्टिसिपेशन है मार्केट के नंबर इंक्रीज करने में, तो ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे देखते चलते हैं। आज का हमने जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर रखा है। टेक्सटाइल के हवाले से बातचीत करेंगे। क्या वर्कर्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ भी आज जो है वो एक डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। यहाँ भी बात करेंगे कि ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर में इश्यूज़ क्या हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी हद तक टेक्सटाइल सेक्टर में जो उसकी पार्टिसिपेशन है वो देखी जाती है, लेकिन जो वर्कर्स इश्यूज़ हैं या फिर जो गारमेंट्स के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट। अमन अमान और मईशत की बेहतर सूरत हाल की बदौलत आज का पाकिस्तान 2018 के मुकाबले में कहीं बेहतर तस्वीर पेश कर रहा है। सनत और तजारत के शोबे में नुमाया तरक्की हुई है। अवाम के मसाइल निस्बतन कम हुए हैं। यही वजह है कि कपड़ा साजी या टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि हमारे मुल्क की एक बड़ी सनत है, मजमूई कौमी पैदावार में जिसका एक बड़ा हिस्सा मौजूद है, हमारी लेबर जिसकी एक बड़ी तादाद इसी शोबे से वाबस्ता है। जी हाँ, टेक्सटाइल सेक्टर कौमी मईशत की तरक्की में अहम किरदार की अदायगी के साथ साथ बेरोजगारी पर काबू पाने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। माजी में टेक्सटाइल की सनत नामुनासिब पॉलिसीज और तवानाई की किल्लत से दो चार रही, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अपने इब्तदाई दिनों में ही हालात कार बेहतर बनाने के लिए जरूरी इक़दामात का फैसला किया। टेक्सटाइल का शोबा चूंकि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट के माथे का झूमर रहा है, लिहाजा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खुद मुख्तार और मजबूत बनाने और मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने बंद पड़े सनती यूनिटों को बहाल करने का फैसला किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए टास्क फोर्स का फैसला किया गया। माहिरीन कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मौक़ों से भरपूर फायदा उठाकर अपना खोया हुआ मुकाम जल्द हासिल कर सकती है। टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान में तेजी से फल फूल रहा है। पाकिस्तान में बिजली के मंसूबों की जल्द तकमील के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब तेजी के साथ तरक्की का सफर तय कर रही है। हुकूमत मुल्क में इंटरप्रेन्योरशिप के फरोग के लिए छोटी सनतों और SMEs की हौसला अफजाई कर रही है, ताकि मुल्क में बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके।
टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर आपने काफ़ी हद तक पैकेज देखा। ये जो इश्यूज़ हैं, यानी कि पॉलिसीज़ जब बन जाती हैं तो पॉलिसीज़ बनने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, लेकिन जो ये कोविड के बाद एक इम्पैक्ट आया और हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में इजाफा हुआ, तो इसका इम्पैक्ट था कि जब पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं तो उसका इम्पैक्ट या उसके रिजल्ट्स फ़ौरन नहीं आ जाते, कुछ टाइम लगता है और टाइम के साथ साथ जो है वो इसके रिजल्ट्स इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चामड़िया साहब। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले खुशामदीद हमारे शो में। सर सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल आज की मार्केट की तेज़ी, और अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं जो कि 32,000 के लेवल पे जब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे, जब मार्केट की ट्रेडिंग जो है वो 32,000 के लेवल्स पे दिखाई दे रही थी, लेकिन अब मार्केट के अंदर इंक्रीज आया है और 40,000 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये इम्पैक्ट इकोनॉमी की अच्छी पॉलिसीज के हवाले से है या फिर ये मार्केट में फंडामेंटली एक स्ट्रांगनेस है? देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं लास्ट प्रोग्राम जो आपका हुआ था तो हमने बात की थी इंटरेस्ट रेट्स पे। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें पर्सपेक्टिव में लाने के लिए ये ज़रूरी होगा बताना कि ये कोविड के बाद सर्टेन डिसीशंस गवर्नमेंट ने लिए हैं, और वो डिसीशंस का जो बेसिस था वो ये था कि हमें इकॉनमी को स्टिमुलस पैकेज देना है। बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया के जिन्होंने स्टिमुलस पैकेजेस दिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो स्टिमुलस पैकेज था वो जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन की बात की थी इस गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल में बड़ा स्मार्ट स्टिमुलस पैकेज दिया गया है। उसके आपको नताइज अब नजर आना शुरू हो गए, और वो ना ही सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए, मेरा ख्याल है पूरी इकॉनमी के लिए चीजें बेहतर हो चुकी हुई हैं। राइट। और वो आइंदा 6 महीने में आपको मजीद नजर आएगा। और वो क्या चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स जो IMF से आप कोविड की वजह से उनसे उनका प्रेशर खत्म हुआ, आपने इंटरेस्ट रेट 7% कर दिए। उसके बाद गवर्नमेंट की एक स्कीम आई स्टेट बैंक की, जो 3% पे उन्होंने मई जून एंड जुलाई के सैलरीज वेजेस बिल्स के अगेंस्ट उन्होंने लोन्स दिए हैं सॉफ्ट, और वो उसका प्रिंसिपल पेमेंट भी अगले साल करना है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे बिजनेसेस ने वो अवेल किया, तो उसमें वो बिजनेसेस को स्पेस मिल गया, रूम मिल गया, जॉब्स भी, ले ऑफ्स तो हुए होंगे लेकिन बहुत कम हुए होंगे, तो जॉब्स भी लोगों की नहीं गई। तो ये एक फील गुड फैक्टर जो है विद इन द बिजनेसेस हुआ उस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। उसके बाद आया कंस्ट्रक्शन पैकेज। कंस्ट्रक्शन पैकेज में आपने देखा कि जो है उसमें सीमेंट और स्टील का ऑप्टेक अभी आप देख ही रहे होंगे कि सारे फिगर्स बदल गए हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज भी हुई है, वो हुई है कि वो एहसास प्रोग्राम के जो 12,000 रुपए थे वो बनते तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1.2 ट्रिलियन समथिंग ये अमाउंट है। तो उसका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वो लोगों तक पहुंच चुके हैं। इट मींस के राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लिए गए, जिसका इम्पैक्ट हम आज देख रहे हैं। जी, मैं और भी चीजें बताता हूँ आपको। 200 बिलियन का मेरे ख्याल है फार्मर्स को सब्सिडी मिली है, तो उसका भी मल्टीप्लायर इफेक्ट है। Right. इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन पैकेज, उसके बाद जो है मॉर्गेज के बेसिस जो पहले पाकिस्तान में नहीं था, लो हाउसिंग स्कीम के लिए 5% पे मॉर्गेज अनाउंस की गई। ये सब चीजें जब हुई हैं तो आपने देखा कि गाड़ियों की लीजिंग शुरू हो गई है, रियल एस्टेट 10, 15 और 20% की रेंज में जगह जगह नजर आएगा पूरे पाकिस्तान में, उसमें तेजी आ गई है। स्टॉक मार्केट में ऑफ कोर्स आपने देख लिया 12,000 पॉइंट का इजाफा हुआ है। ग्रोथ आपको आगे जाती हुई अगले साल नजर आएगी, बढ़ती हुई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने की वजह से ग्रोथ आपकी स्टॉल हो गई थी, वो भी वापस नजर आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जब आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड गैप की बात करें और उस पे देखें आप, तो जून 30 पे जो क्लोजिंग आई है उसमें ट्रेड गैप आपका 2.9 बिलियन डॉलर्स पे खत्म हुआ है, विच मीन्स कि पिछले साल वो 13 अरब डॉलर था, उससे पिछले साल 20 अरब डॉलर था। तो ये एक बहुत बड़ा नुमाया फर्क है, बहुत स्पेस मिली है इसमें हमको ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पोजीशन में। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स के कुछ रेमिटेंसेज में आप देखें तो 50% एडिशनल जून जुलाई में जो पैसे आ रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी स्पेस मिली गवर्नमेंट को उधर। फिस्कल गैप
अपनी जगह मौजूद एग्जैक्टली होता है। सर, आप इंटरेस्ट रेट को भी मिस कर गए, तो मैंने कहा इंटरेस्ट रेट का भी बता दूं कि इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। मैंने इसके मैंने साथ शुरू साथ इंटरेस्ट रेट से किया था कि अच्छा सबसे पहली अच्छा, चीज इसके साथ इंटरेस्ट साथ रेट थी। इंटरनेशनल ऑयल के बारे में बताइए, जो कि डेली बेसिस पे कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे कि अब इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का जो इम्पैक्ट आ रहा है, क्या उसका अभी भी मार्केट पे भी उसका वेटेज आएगा, और अगर आएगा तो कितने अरसे तक आएगा? इज दिस द राइट टाइम टू बाय एंड टू एंटर इन द ईएनपी सेक्टर? देखिए सेक्टर वाइज तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मार्केट जो है अर्निंग्स बेस्ड नहीं है इस वक्त, मार्केट इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, क्योंकि वैल्यूज इतनी नीचे आ गई थी कि एसेट वैल्यूज को भी लोग देख रहे थे, रिप्लेसमेंट वैल्यू को भी देख रहे थे, और जो है रुपी डॉलर पैरिटी में इतना डिफरेंस आ गया, तो उसका इम्पैक्ट भी वैल्यूएशन पे आता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर आप सिर्फ ऑयल और एनर्जी सेक्टर के शेयर्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि उसकी अर्निंग्स आगे जाके अच्छी हो जाएंगी, मेरे ख्याल में स्टिल ऑन लो वैल्यूएशन। आपकी जो जितनी इंडस्ट्रीज हैं उसके प्राइसेस आप अगर आप देख लें स्टॉक मार्केट के अंदर, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो उन बहुत ही उनके प्राइस उन लेवल्स पे आपको मिल रही हैं जो लेवल पे आप दोबारा लगाने जाएं तो लग ही नहीं सकती हैं। तो मेरे ख्याल में ये परसेप्शन है इस वक्त, और फॉरेनर्स ने बहुत बेचा है माल, और तो सर अगर वैल्यूएशन पे डिपेंडेंट है। है, अगर सर वैल्यूएशन पे डिपेंडेंट है, तो फिर गोल्ड प्राइस का इम्पैक्ट भी तो आ रहा है ना इंटरनेशनली, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मार्केट पे आ रहा है, जिसकी वजह से हम डेली बेसिस पे कमोडिटी प्राइस जो है वो बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो दैट इज द रीजन। नहीं, गोल्ड की कोई रेलेवेंस नहीं है। देखिए गोल्ड के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। वो इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो आपका गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। उसकी डिमांड सप्लाई, पाकिस्तान की डिमांड या सप्लाई से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें कौन, दैट इज एन इंटरनेशनल मार्केट, उसका बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह ऑयल की मार्केट चलती है कि वो इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेज हैं जो उसकी प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं। तो ये बहरहाल अपनी जगह बात सही है, क्योंकि ऑयल हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है क्योंकि डेली कंजम्पशन की आइटम है, लेकिन गोल्ड तो डेली कंजम्पशन की आइटम नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि गोल्ड हमारी इक्विटी मार्केट को या किसी और मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। आपको नहीं लगता कि अभी गोल्ड प्राइस जो डेली बेसिस पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा आगे? यानी कि 1,29,000 पे आज की मार्केट में नजर आ रहा है, तो इट मीन्स के ओवरऑल आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनली इम्पैक्ट ही लोकल मार्केट पे आ रहा है ना? नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये अगर ये कहना चाह रही हैं कि लोग जो है गोल्ड बेच के कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे रियल स्टेट में या स्टॉक मार्केट में, उसकी पॉसिबिलिटी खैर मौजूद है। लेकिन जनरली जो गोल्ड में सेविंग करते हैं या जो सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह में पैसा रखते हैं, उनका रुझान इतनी जल्दी बदलता नहीं है कि वो रियल स्टेट में चले जाएं या वो स्टॉक मार्केट में चले जाएं। ओके, थैंक यू सो मच। शहजाद चामड़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस था, और लास्ट में हमने गोल्ड प्राइस के ऊपर भी बात की आपसे। इसके साथ साथ अगर हम मार्केट की कंडीशन देखें तो 32,000 के लेवल्स पे आने के बाद आपसे बात हुई थी ओवरऑल, और अब 40,000 के लेवल्स पे, इट मीन्स के 10,000 या 8,000 पॉइंट्स मार्केट ने अप किए हैं, और एक स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर आई है। वही कंटिन्यूटी जिसका वेट कर रहे थे इन्वेस्टर्स काफ़ी अरसे से, आपकी मार्केट में दिखाई दे रहा है। लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट सेगमेंट। कमोडिटी अपडेट्स देखते हैं। फॉरेक्स के आज क्या रेट्स चल रहे हैं करेंसी वाइज भी। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,29,406 रुपीज। गोल्ड पर 10 ग्राम 1,11,062 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $2,049.32। ऑयल WTI पर बैरल $41.72। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $44.96। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 196 रुपीज, सेलिंग वाज 199। यूके पाउंड बाइंग रही 218 रुपीज, सेलिंग वाज 224। एंड यूएस डॉलर बाइंग रही 168 रुपीज एंड सेलिंग वाज 168.70। इट मींस डॉलर प्राइस हमें आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आज की मार्केट में। सऊदी रियाल बाइंग एट 45 रुपीज, सेलिंग वाज 45.50। यूएई दिरहम बाइंग एट 46 रुपीज, सेलिंग वाज 46.50। एंड लास्टली कुवैत दिनार बाइंग रही 520 रुपीज, सेलिंग वाज 522.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस हम देख रहे हैं 2000 जो है वो डॉलर के अराउंड दिखाई दे रहा है। इट मींस के ओवरऑल सेंटिमेंट्स गोल्ड प्राइस के हवाले से इंटरनेशनल मार्केट का भी इम्पैक्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे बात करने के लिए ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद है SM मेहंदी साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम, थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए, आज की मार्केट की तेजी काफ़ी हद तक देखी गई, 40,000 के लेवल भी सस्टेन हुआ, क्या देख रहे हैं आगे? देखिए मार्केट के अंदर जो है जब हमने पॉलिसी रेट को कटते हुए देखा 13-25 से 7% तक, आई थिंक कि जब से मार्केट की रैली अब हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है तकरीबन
6 से 7 हज़ार पॉइंट जो है वो वहां से रैली ले गई है। तो आई बिलीव कि जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस वक्त पॉजिटिव हैं। ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ रही हैं। कुछ अप्रूवल आज सीपेक प्रोजेक्ट्स के भी हुए थे, जिसकी वजह से जो है वो हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो बाइंग इंटरेस्ट जो है वो देखा गया, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स देखे गए और स्पेशली जो वॉल्यूम्स थे वो सेकंड एंड थर्ड ईयर स्क्रिप्ट के अंदर अब आ चुके हैं जो फर्स्ट ईयर स्क्रिप्ट में जा रहे थे। कुछ डेटा भी इंप्रूव हुआ है। ऑयल सेल का डेटा जो है वो ओएमसी की सेल का 8% तक, ओवरऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट की 3% ऑयल सेल का डेटा, इंप्रूव डेटा जो है वो कल रिसीव हुआ है। तो आई थिंक कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो बाइंग स्प्री इस वक्त मौजूद है मार्केट। आज सेकेंड लास्ट डे है सर ट्रेडिंग का, अब कल लास्ट डे है, फ्राइडे है, उसके बाद मार्केट के अंदर जो ये एक रैली विटनेस की जा रही है, बुलिश रैली, क्या यही रैली मजीद कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी? देखिए कुछ मामलात हैं सीपीआई इन्फ्लेशन को लेके जो 9.3% हमें नजर आई है और इन्फ्लेशन इस वक्त जो डेटा रिसीव हुआ है उसको देख के अगर हम इंटरेस्ट रेट देखें तो वो 7% पर है। तो रियल इंटरेस्ट रेट कोई नेगेटिव 2 या 3% पे चले जाते हैं। तो आई थिंक के जो पॉलिसी रेट को लेके हमने कल देखा कि एनएसएस रेट्स के अंदर जो है वो इंक्रीज हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड जो है वो इन्वेस्टर को खदशात रहेंगे कि रुपी की वीकनेस के साथ साथ जो है वो एनएसएस रेट्स का जंप होना कुछ मार्केट के लिए बहरहाल पॉजिटिव साबित नहीं हो पाएगा। तो आई बिलीव कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर करेक्शन देखा जाए, बट ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट इस वक्त पॉजिटिव है। तो बहरहाल मार्केट के अंदर सपोर्ट आ जाता है इंस्टीट्यूशन। सर आने वाले दिनों में अगर करेक्शन देखी जाती है तो ये एक हेल्दी करेक्शन होगी क्योंकि मार्केट को भी एक ब्रीथ मिलेगा। देखिए आई थिंक कि जो मामला जिस तरह से मैंने बताया, रुपी का वीक होना या इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये कोई पॉजिटिव खबरें बहरहाल नहीं है। रेमिटेंसेज आगे जो है वो एडीबी की तरफ से या वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिकेशन है कि वो वीक होंगी पाकिस्तान की तरफ। अगर ऐसा नहीं होता, रेमिटेंसेज इंप्रूव होती हैं, अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हायर साइड पर रहता है, ग्लोबल मार्केट इक्विटीज पॉजिटिव साइड पर रहती हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें आने वाले वक्त जो है वो कैपिटल मार्केट के लिए इंप्रूव होते हुए सर नजर नियर आएंगे। टर्म में आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है जिसका इम्पैक्ट हम बोलेंगे कि मार्केट के लिए कुछ स्मूथ नजर आ रहा है, ये जो एक सर्कमस्टांसेस है? देखिए अपेरेंटली अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना या एफडीआई नंबर्स का इंप्रूव होना, रेमिटेंसेस का दोबारा से बढ़ जाना या फिर रुपी का स्ट्रेंथन होना, आई थिंक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का दोबारा से बढ़ना, आई थिंक ये सारी चीजें जो हैं वो मार्केट को सपोर्ट कर सकती है। बट इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा है वो मार्केट फ्रेंडली नहीं है। फिर इसके सर अलावा माइनर इजाफा आज डॉलर प्राइस में भी देखा गया रुपी के अगेंस्ट, तो ये भी एक इशू है? देखिए बिल्कुल रुपी का वीक होना जो है वो मार्केट के अंदर बहरहाल इंट्राडे करेक्शन हमें देखा गया। क्लोजिंग मार्केट की बहुत मुस्बत भी है, बट इंट्राडे प्रेशर इसी वजह से आया कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो है उसका डेटा इम्प्रूवमेंट की उसमें जरूरत है। और फिर साथ में जिस तरह से रुपी का वीक होना अगेंस्ट डॉलर, ये थोड़ा सा जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न आ रहा है कि आगे आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगा, जो जिसके लिए जो है एचबीबी पॉलिसी जो है वो टाइटन हो सकती है या पॉलिसी रेट के अंदर रिवीजन अपवर्ड हो सकता है। तो आई थिंक कि ये खदशात को लेके इंटरडे प्रेशर जो है मार्केट में आता है। बट जिस तरह से सीपेक प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल हो रहा है इस वक्त हमें ये नजर आ रहा है जो खपत है सीमेंट की या जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो भी इंप्रूव हो रहे हैं। साथ में स्टील की जो खपत है या ऑटो सेक्टर की जो डिमांड है वो इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। तो आई थिंक ये पॉजिटिव साइन है जिसकी वजह से मार्केट इस वक्त जो है पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो ले रहा है। सर पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रही है, तो इज दिस द राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट? क्योंकि अभी मार्केट के अंदर एक डिप आने वाला है, ये भी कह रहे हैं लोग और ये भी कह जा रहे हैं कि अगर ये डिप आ जाता है तो इन्वेस्टमेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है तो इस वक्त जो है वो एंटर हो सकता है मार्केट के अंदर, तो इज दैट ट्रू? देखिए बिल्कुल मार्केट के अंदर जो हाई डिविडेंड की स्क्रिप्ट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और जाहिर है वो हर लेवल पर हर वक्त पर जो है वो की जा सकती थी पहले भी। तो इतना फंडामेंटली मार्केट में कोई वीकनेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग आउटलुक नजर आ रहा है। स्पेशली ऑयल सेक्टर की अर्निंग जो है काफी इंप्रूव होंगी, बैंकिंग सेक्टर की भी जो स्प्रेड्स हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम नहीं है, इन्वेस्टमेंट का ये इस वक्त राइट टाइम है। और इन्वेस्टर्स को ऐसे स्क्रिप्ट्स के अंदर डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर जाना चाहिए जहां पर अगर कोई करेक्शन आता है तो उनको लॉस ना हो। लेकिन बहरहाल फंडामेंटली मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है।
थैंक यू सो मच एहसन मेहंती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस था मार्केट के ऊपर और खासकर हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स वाइज जो मार्केट के अंदर फंडामेंटली एक स्ट्रांगनेस नजर आती है, वो अगर आगे जाके एक डिप लेती है तो ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन होगी और इसी वक्त इन्वेस्टमेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जो इन्वेस्टर्स खासकर न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।